हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य पीएससी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं अमरजीत प्रसाद। इस सेशंस के अंतर्गत हम लोग झारखंड की कृषि व्यवस्था पीटी और मेंस जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जेपीएससी का जो नोटिफिकेशंस है वो बहुत जल्द आने वाले हैं और जैसा कि कैबिनेट्स के द्वारा जो है वो नियमावली को मंजूरी भी दे दी जा चुकी है, तो उसी को पॉइंट्स को देखते हुए हम जो है आपके साथ झारखंड जीएस जो है वो कंप्लीट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर जेपीएससी सिलेबस की बात किया जाए तो झारखंड की कृषि व्यवस्था जो है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में दिए गए हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार झारखंड की कृषि व्यवस्था में कहाँ कहाँ पे जो है वो महत्वपूर्ण होगा, तो पीटी के लिए तो ये आपके प्रश्न पूछे ही जाएंगे यहाँ से। इसके साथ ही साथ अगर मेंस की बात किया जाए तो मेंस जो है वो 3 सेगमेंट्स में, एक आपका पेपर 3 जिसमें कि जियोग्राफी आते हैं। जियोग्राफी के अंतर्गत जो है वो आपका कृषि व्यवस्था जो है वो आपको पढ़ने हैं। दूसरा जो सेगमेंट आता है वो पेपर 5 का आता है। पेपर 5 में जो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो आपको पढ़नी है, भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके लास्ट सेक्शंस में झारखंड की अर्थव्यवस्था पढ़ना है, वहाँ पे भी आपको कृषि पढ़ने हैं। तीसरा जो सेगमेंट आता है वो आपका पेपर 6 में आता है, जिसमें कि एग्रीकल्चर साइंस आपको पढ़ने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका पेपर 6 है और उसमें एक सेगमेंट आपका दिया हुआ है एग्रीकल्चर साइंस। इसके अंतर्गत भी आपको झारखंड की कृषि व्यवस्था पढ़नी है। तो आप देख सकते हैं कि यह एक कॉमन टॉपिक्स है जो कि पीटी के लिए तो आपको महत्वपूर्ण है ही, मेंस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्रिपरेशन करने का जो स्ट्रेटजी होना चाहिए हमें, हमारे पास वो इस तरह का ही होना चाहिए। हमें पूर्ण रूप से सिलेबस का पहले तो ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद हमें टॉपिक्स देखने होंगे कि कौन से टॉपिक्स पीटी और मेंस दोनों में है, उन पर हमें गहन तैयारी करनी होगी जो कि आपके तैयारी को परिपूर्ण करेगा। उसी को पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम देखते हुए जो है वो आपके साथ आज के सेशंस में झारखंड की कृषि व्यवस्था का चर्चा करेंगे। यह एक पार्ट 1 है। अगर हम लोग सिलेबस देखें तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन है पीटी और मेंस में, आपको वाकई में पूछे जाएंगे। तो हमारा जो प्रिपरेशन करने का टारगेट होना चाहिए, वो चूंकि टारगेट हम लोग का है जेपीएससी क्लियर करना, तो जेपीएससी क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है उसके अनुसार आपको ढलना होगा, न कि जेपीएससी ढलेगा। तो आपको जो है वो इसके अनुसार ढलना है। तो उसके लिए आपको पहले तो सिलेबस को ध्यान से देखने होंगे और जैसा कि हमने आपको इस टॉपिक्स के बारे में बताया, आने वाले मेरे जो सेशंस होंगे उसमें हम हर एक ऐसे टॉपिक्स जो कि कॉमन पूछे जाएंगे, जो कि पीटी और मेंस दोनों में महत्वपूर्ण है, उनका हम यहाँ पे चर्चा इस प्लेटफॉर्म पे आपको करेंगे। आप हमारे इस चैनल्स को, लक्ष्य पीसीएस एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको मेरे आने वाले जो क्लास है उनका नोटिफिकेशंस मिलता रहे। अब यहाँ पे आते हैं कि झारखंड की जो कृषि व्यवस्था एक कॉमन टॉपिक्स है जो कि पीटी और मेंस दोनों में पूछे जाएंगे। अब इसके अंतर्गत हमें किस तरह से तैयारी करनी होगी जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए और मेंस के लिए भी, क्योंकि मेंस में आपको लिखने होते हैं, राइटिंग करने होते हैं, तो उसके लिए आपको एक टाइम देना होगा, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने होते हैं लिखने का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा आपको करेंगे कि इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ जानने, कृषि व्यवस्था जो झारखंड की है, और उसके बाद हम हर एक टॉपिक्स को आपको जानकारियाँ प्रदान करेंगे। जैसे कि अगर पीटी में बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और मेंस के भी जो पेपर होते हैं उनमें कुछ जो प्रश्न हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के आते हैं। तो इस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए आपको 1 लाइनर के रूप में ध्यान रखने होते हैं। वहीं सब्जेक्टिव में जो है वो 1 लाइनर को और लिबरेट करके हमें उसको सुव्यवस्थित ढंग से
ठीक है, उसको लिखने होते हैं। तो ये किस तरह से हम इम्प्रूव करें, इसके बारे में हम आपको सारी जानकारियाँ इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ साझा करेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अमरजीत प्रसाद, मैं स्वरूप एकेडमी रांची का फैकल्टी हूँ और मैं अनअकैडमी पर भी जो है वो क्लासेस ले रहा हूँ, जिसमें कि मेरा जो आईडी है वो अमरजीत प्रसाद से है। आप यहाँ पे आईडी देख सकते हैं, इस आईडी से आप सर्च भी मारें आपको मिल जाएगा और वहाँ पे भी हमें आप फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे जो फ्री डेली क्लासेस मेरे जो लाइव चल रहे हैं वो आपका 6 बजे से चल रहे हैं। 6 PM में जो है वो हमारा डेली यहाँ पे क्लासेस चल रहे हैं। तो इसमें इसको आप मिस ना करें, ये भी आप अटेंड करें। इसमें हम लोग झारखंड जीएस का MCQ देख रहे हैं, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं। और साथ ही इस एकेडमी पे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो इसे आप जरूर फॉलो कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग झारखंड की कृषि व्यवस्था के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स जानने हैं और हमारे लिए जो कि पीटी और मेंस दोनों को कवर करेगा। तो इसमें जो टॉपिक्स हम आपको बताएंगे या फिर जो टॉपिक्स शामिल किए गए हैं वो इस तरह से हैं। झारखंड में कृषि की क्या भूमिका है, यानी प्रस्तावना के तौर पे देखेंगे। कृषि जैसे कि कृषि कौन से सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, हम लोग प्राइमरी, द्वितीय यानी सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में जानते हैं। इसका जीडीपी में कितना ग्रोथ रेट है, इन तमाम जानकारियाँ जो हैं हम आपको इस भूमिका वाले सेक्शंस में बताएंगे। उसके बाद कृषि की व्यवस्था की जो व्यवस्थाएं हैं यानी विशेषताएं हैं तो झारखंड में कृषि की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज के सेशंस में जो आपका पार्ट 1 होने वाला है यह इसी का चर्चा हम आपके साथ करेंगे। दूसरे सेगमेंट में यानी दूसरे पार्ट्स में हम जो है आपको झारखंड के मौसमगत जो फसलें होती हैं, विभिन्न मौसम में यहाँ पे भिन्न भिन्न फसलें होती है, तो कौन सी फसलें यहाँ पे होती है इन सब पे जानकारियाँ देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरित क्रांति जो है वो 1967 के आसपास ही प्रारंभ हो गया था और अभी दूसरी हरित क्रांति प्रारंभ है। फिर भी हमारा राज्य अगर झारखंड की बात किया जाए तो कृषि के क्षेत्र में भी पिछड़ा है। तो इसका रीजन क्या है, पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद राज्य की जो प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख फसलें की बात किया जाए तो धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया, इन सब, इसके अलावा दलहन, तिलहन, इन सब का उत्पादन यहाँ पे होता है, इनके बारे में चर्चा किया जाएगा। उसके बाद राज्य में सिंचाई व्यवस्था, राज्य में जो सिंचाई व्यवस्था के महत्वपूर्ण जो उपकरण है या फिर यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था किस तरह से की जाती है, इसके अंतर्गत ही हम लोग राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में भी हम आपको साथ चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो देखेंगे वो ये सरकार द्वारा उठाए गए कृषि के उत्थान के लिए, किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं लाई गई है, इन सब का विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो अगला सेशंस होगा उसमें हम लोग MCQ और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि JPSC के मेंस में पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें मेंस के आंसर राइटिंग करने हैं, तो इन सभी जानकारियों को हम देने के उपरांत जो है आपको बताएंगे कि किस शैली में हमें लिखनी है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखने हैं, इन सब जानकारियाँ हम आपके साथ साझा करेंगे, जिससे कि आप जो है JPSC के मेंस में एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सके और एक अच्छे स्कोर को प्राप्त कर सके, जिससे कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो ये सभी चर्चाएं हम इस सेशंस के अंतर्गत करने वाले इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज के जो सेशंस होंगे उसमें हम आपको 2 सेगमेंट्स यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कि एक तो आपका झारखंड में कृषि की भूमिका और दूसरा कृषि की जो व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या है झारखंड की, इनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग कृषि की भूमिका के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि की भूमिका के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो मूल रूप से अगर देखा जाए तो भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और इसी के अंतर्गत झारखंड आता है। तो झारखंड में भी जो यहाँ के लोग निवासी है उनका मुख्य जो पेशा है वो कृषि है।
तो इस तरह से झारखंड मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य यही है। हमारा राज्य में जो अधिकांश जनसंख्या यानी 82% जो क्रियाशील आबादी है, कार्य करने वाले जो आबादी है, उनका 82% से अधिक जो जनसंख्या वो कृषि पर ही निर्भर है। इस प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है कि यह जो राज्य है वो कृषि प्रधान देश राज्य है। वहीं अगर भारत के सापेक्ष में देखा जाए तो भारत में 52%, 52% जो लोग हैं वो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ इससे भी ज़्यादा 75 से 80% के बीच में यानी 82% के आसपास। अभी लेटेस्ट आंकड़े जो 2019-20 का आर्थिक सर्वे आया था उसके अनुसार ये आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं। तो इसी तरह से आंकड़े भी आपको ध्यान में रखने, यहाँ पे जैसे कि ब्रैकेट में आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए आर्थिक सर्वे 2019-20। ठीक है, 2019-20 में ये बताया गया था। तो इससे आपको जो व्यूअर होगा, जांचने वाला कॉपी, वो समझेगा कि हाँ एक उचित वे में इन्होंने प्रिपरेशन किया है। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का ही एक प्रमुख आधार है। अर्थव्यवस्था में भी हमें कृषि पढ़नी है। तो अर्थव्यवस्था की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अर्थव्यवस्था में सेक्टर अगर देखा जाए तो 3 सेक्टर्स होते हैं, जिसमें कि एक आपका प्राइमरी, एक जो है आपका प्राइमरी है प्राथमिक, दूसरा है आपका सेकेंडरी और तीसरा जो सेक्टर आता है वो आपका टर्सरी आता है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी के अंतर्गत ही आपका कृषि आते हैं। कृषि जो है वो प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कृषि के अलावा माइनिंग्स हो गए यानी खनन कार्य हो गया, वन संपदा, ये सभी प्राइमरी के अंतर्गत। सेकेंडरी के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट्स वगैरह आते हैं और सर्विसेज जो होते हैं वो टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो जो कृषि है वो सेकेंडरी यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और अब जैसा कि कृषि जो है वो कृषि के अंतर्गत लगे किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसके लिए इस कृषि क्षेत्र में अब बहुत सारे सेक्टर को जो है वो इनरोल्स किए गए, जैसे कि मत्स्य उत्पादन हो, मत्स्य उत्पादन, इसके अलावा बांस को जो है वो पहले जंगल में काउंट किया जाता था, अब जो है वो खेती, कृषि, एग्रीकल्चर के अंतर्गत इसको डाल दिया गया है। पशुपालन, मधुमक्खी पालन, इन सभी सेक्टर्स को जो है वो कृषि के अंतर्गत रखा गया है। वहीं अगर हम लोग झारखंड में कृषि की ये जीडीपी देखें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स यानी जीडीपी में कितना ये परसेंटेज है, तो जीडीपी में इसका जो परसेंटेज है वो 16% के आसपास है। 16% के आसपास जो है वो आपका जीडीपी में इसका भागीदारी है। अब यहाँ पे कृषि जो कार्य हमारे राज्य में किया जाता है यह मुख्य रूप से व्यावसायिक नहीं है, यानी हमारा पर्पस अनाज को नेशनल इंटरनेशनल बाजार में बेचना नहीं है। यहाँ पे उतना ही फसल उत्पादित किए जाते हैं जिससे कि अपने घर का जो है वो खर्चा यानी कि साल भर का जो है वो अनाज की भरपूर्ति हो सके, वैसे यानी इसको जीवन निर्वाह प्रकृति का कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका मेंशन किए हुए हैं वर्ड। यहाँ की जो कृषि व्यवस्था है वो यानी कृषि जो कार्य किए जाते हैं व्यावसायिक न होकर जीवन निर्वाह प्रकृति का है, यानी कि यहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं। अगर मान लीजिए सपोज किसी के घर में ज़्यादा उत्पादन हो गया तो आसपास के जो मार्केट्स होते हैं उनमें उनके द्वारा उसको सेल कर दिए जाते हैं नेशनली और इंटरनेशनली स्तर पर, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। इन सभी क्षेत्रों में जो कृषि किए जाते हैं वो मुख्य रूप से निर्यात के दृष्टि से दूसरे राज्यों में यानी व्यवसाय की दृष्टि से किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट्स है कि ये जीवन निर्वाह प्रकृति की यहाँ की कृषि होती है।
तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से पॉइंट्स देखने हैं। एक तो झारखंड जो है वो मूल रूप से कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 82% जो जनसंख्या है वो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसको कृषि को प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है, जिसके अंतर्गत कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, बांस उत्पादन, मध उत्पादन, इन सबको इसी में समाहित किया गया है, ताकि चूंकि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार का जो लक्ष्य है वो 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य है। 2022 तक जो है वो किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य है। 1 मिनट। तो उसके ही पॉइंट से झारखंड सरकार का भी जो लक्ष्य रखा गया है किसानों की आय का दुगना करने का, वो भी 2022 तक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसी को देखते हुए कृषि में जो है वो मत्स्य, बांस, पशु, मध, इन सबको जो है वो कृषि के अंतर्गत डाला गया है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। और इसके अलावा बहुत सारे योजनाएं भी चलाए जा रहे हैं। तो योजनाएं की तो हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हुए कि इसको हम अगले सेशंस में आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए आगे आते हैं। ये तो हुआ कृषि की जो भूमिकाएं हैं, किस तरह से किस सेक्टर्स में आता है। अब दूसरा जो हमारा टारगेट है वो फसलों के उत्पादन में अगर देखा जाए तो राज्य में चूंकि फसल जो उत्पादित किए जाते हैं वो जीवन निर्वाह प्रकृति का होता है। और यहाँ पे हमारे यहाँ दो तरह की फसलें काफ़ी उत्पादित होते हैं, एक तो खाद्य फसलें और दूसरा अखाद्य फसलें। इनका अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो खाद्य फसलों का उत्पादन 95% होते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं 95%। खाद्य फसल का जिक्र किया जाए तो इसके अंतर्गत खाने वाले फसलें, जिसमें कि आपका धान, जिससे कि चावल बनते हैं, मक्का, गेहूं, बाजरा, ये सभी जो फसलें हैं वो खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे 95% जो है वो खाद्य फसलों का उत्पादन होता है। जबकि अखाद्य फसल की अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत इसको अखाद्य फसल को नगदी फसल भी कहा जाता है। नगदी फसल, नगदी फसल। अब इसके अंतर्गत जो आते हैं जैसे कि कपास हो गया, ये इसका मुख्य, ये उत्पादन करने का जो मुख्य वजह कारण होता है वो होता है व्यवसाय करना। ठीक है, इससे पैसा अर्जित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस तरह की फसल, नगदी फसलें हमारे यहाँ काफ़ी कम होते हैं, जो कि मात्र परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 5% है। उसमें कपास हो गया, फिर आपका रेशम हो गया, जूट हो गया, गन्ना, ये सभी जो फसलें आते हैं उसको अखाद्य फसल रखा गया है। तो हमारे यहाँ अखाद्य फसलों काफ़ी कम पाए जाते हैं। वहीं खाद्य फसलों में सबसे ज़्यादा जो फसल हमारे यहाँ उत्पादित होता है वो धान होता है। दूसरा जो उत्पादित फसल है वो आपका मक्का है, तीसरा गेहूं है। इस तरह से यहाँ पे खाद्य फसलें पाए जाते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यानी भूमिका हुआ कि हमारे राज्य में जो है वो कृषि किस तरह से है और इसका कितना क्षेत्र में होते हैं ये। तो अगर यहाँ पे धान की बात करें तो धान जो है वो 66% जो कृषि योग्य भूमि है उस पर धान की खेती होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, ये ऑलरेडी दिए गए हैं। ये आपका 60% भूभाग पर जो है वो यानी जो बुआई वाले क्षेत्रफल है उनके 60% भाग पर खेती चावल की होती है, यानी धान बोए जाते हैं। अब यहाँ पे एक आंकड़े आप लोग इसमें और मेंशन कर लें जो कि आपकी राइटिंग स्किल को और मजबूत करेगा, जिसमें कि आपको ऐड करना है आर्थिक सर्वे 2000, आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार ये बताया गया कि राज्य में कुल जो धान की खेती की गई है वो कुल बोई गई भूमि का 66%, 66% किया गया। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ जो धान की खेती होती है वो सर्वाधिक होती है अदर फसलों के अपेक्षा। अगर
राज्य में देखा जाए कृषि योग्य भूमि की कितना भूमि पर कृषि कार्य होते हैं, तो 38 लाख हेक्टेयर, ये आंकड़े मेंशन करने। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में तो आपको यही पूछेगा कि हमारे राज्य में कृषि योग्य भूमि कितनी है, 38 लाख। वहीं आप अगर मेंस का भी राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको इन सभी तथ्यों को पॉइंट वाइज पॉइंट करके जो है वो डालने होंगे। अब आगे इसमें जो 38 लाख हेक्टेयर भूमि है, इसी को अगर परसेंटेज में देखा जाए, यानी समस्त बोया गया जो क्षेत्र है वो 26% है, और इसमें से 23% जो है वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, जहाँ पे कि एक ही फसल उत्पादित किए जाते हैं, जबकि 3% ऐसे क्षेत्र है, भूभाग है हमारे राज्य में, जिस पर एक से अधिक बार जो है वो खेती किए यानी अनाज बोए जाते हैं। तो कुल अगर देखा जाए तो ये 26% के आसपास आते समस्त बोया गया क्षेत्र है। अब यहां से प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का ये आ सकता है कि झारखंड में समस्त बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत है, 26%। इसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र 23 है, और 3% में एक से अधिक बार बोया जाने वाला फसलें हैं, यानी ये क्षेत्र है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से, वहीं सब्जेक्टिव में आपको सभी चीज़ें लिखने होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टर्मिनोलॉजी को जान लेते हैं कि नीवल यानी शुद्ध बोया गया, यानी नीवल बोया गया क्षेत्र, यानी इसको सकल कृषिगत क्षेत्र की अगर परिभाषा हम लोग जानना चाहें तो ये होता है कि एक कृषि वर्ष में, कृषि वर्ष होते क्या है, यहाँ पे ये पहला पॉइंट आता है कि कृषि वर्ष होता क्या है। तो कृषि वर्ष जैसे मानसून का जब हमारे राज्य में आगमन होता है, यानी हमारे देश में आगमन होता है, तो आप सभी जानते हैं जून जुलाई में, तो 1 जुलाई से 30 जून तक को जो है वो कृषि वर्ष कहा जाता है। इसी को फसली वर्ष भी कहा जाता है, फसल वर्ष या फिर फसली वर्ष के भी नाम से कृषि वर्ष को जाना जाता है। वहीं आप लोग जानते हैं वित्तीय वर्ष जो होता है, आप लोग इसको भी कहीं ब्रैकेट में आप लोग लिख लें ताकि ध्यान रखें। वित्तीय जो वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से जो है वो 31 मार्च यहाँ पे कर दें, 31 मार्च तक जो है वो आपका वित्तीय वर्ष होता है। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कृषि वर्ष के यहाँ पे बात की जा रही है। तो एक कृषि वर्ष में, यानी एक वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषिगत क्षेत्र कहलाता है। इस तरह के टर्मिनोलॉजी भी आपको मेंशन करने हैं मेंस में, ताकि आपका आंसर राइटिंग जो है वो रिजिड हो सके और जांचने वाला समझे कि हाँ वाकई में स्टूडेंट्स लिखा है। तो ये आपका कृषि वर्ष हुआ। अब यहाँ पे शुद्ध नीवल बोए गए क्षेत्र में अब एक, यानी इसके अलावा जो एक बार से अधिक जो बोया गया क्षेत्र है उसको भी अगर काउंट कर दिया जाए तो उसको सकल कृषित क्षेत्र कहा जाता है। और शुद्ध या फिर नीवल बोया गया क्षेत्र होता है कि एक वर्षों में, यानी 1 जुलाई से 30 जुलाई तक जो है उस क्षेत्र में एक ही बार कृषि कार्य किए गए, ठीक है, एक ही अनाज को उत्पादित किया गया है। तो ऐसे क्षेत्र को जो है वो शुद्ध या फिर नीवल बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। कृषि वर्ष के बारे में हमने अभी आपके साथ चर्चा किया, 1 जुलाई से 30 जून तक जो समय होता है इसको कृषि वर्ष, और इसी को फसली वर्ष भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ शुद्ध बोया गया क्षेत्र अगर आपसे पूछ दिया जाए झारखंड में कितना है तो 23% है, जबकि सकल कृषिगत क्षेत्र यहाँ से पूछा जाता है तो आपका आंसर कितना होगा, तो 3% होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 3% जो है वो सकल कृषि क्षेत्र है हमारे राज्य में, जहाँ पे कि एक से जो है वो अधिक बार अनाज बोए जाते हैं, कृषि कार्य किए जाते हैं। चलिए आगे आते हैं। ये तो हुआ टर्मिनोलॉजी के बारे में, तो इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज रखना है। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा जो स्टेटमेंट। अब तक हम लोगों ने भूमिका के बारे में देखा कि राज्य में जो कृषि की क्या भूमिकाएं हैं, उनके परिचय के बारे में आपके साथ चर्चा किया। अब यहाँ पे दूसरा जो सेगमेंट हमें जानने हैं वो कृषि की विशेषताएं। झारखंड राज्य में कृषि की विशेषताएं क्या है?
ठीक है। यहाँ की विशेषताओं के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहला विशेषता आपको देखिए भूमि से संबंधित है। हमारे यहाँ जो क्षेत्र पाए जाते हैं झारखंड में, तो कृषि के हिसाब से देखा जाए तो इसके भूमि को जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें कि एक आपका दोन है और दूसरा टाण है। आप जो दोन और टाण आप जियोग्राफी में पढ़े वही चीज़ यहाँ पे भी जानने हैं। टाण जो कि जिसमें कि अरहर हो गया, यानी दलहन क्षेत्र, दलहन जो उत्पादित किए जाते हैं वो जहाँ पे कम उपजाऊ वाला जमीन होता है वहाँ पे तो उसको टाण कहा जाता है, जबकि दोन जो होता है वो थोड़ा सा उपजाऊ मिट्टी होता है और ये नदी जो होते हैं, नदी नाले, उनके किनारे जो पाए जाते हैं भूमि जो कि थोड़ा सा हल्का नीचा होते हैं, तो इनको दोन कहा जाता है। ठीक है। तो कृषिगत भूमि झारखंड में दो प्रकार की हैं, एक आपका दोन है और दूसरा टाण है। अब यहाँ पे हमारा ये चीज व्यू जाना चाहिए कि दोन क्या होता है और टाण क्या होता है। तो सबसे पहले कि दोन के बारे में यहाँ पे हम बताएं कि यह जो है वो धान की खेती के लिए इसका काफ़ी उपयोग हमारे राज्य में किया जाता है। क्योंकि हम लोग अपने राज्य की कृषि व्यवस्था देख रहे हैं तो भारत में ये चूँकि निम्न भूमि होती है जो कि नदियों के किनारे ये अक्सर पाए जाते हैं, नदी हो गया, जो तालाब वगैरह के किनारे, इस तरह की मिट्टियाँ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। और इस पर धान की खेती, इसके अलावा अदर और गेहूँ भी अब किए जाने लगे हैं। यह मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से जो है वो काफ़ी उपजाऊ होती है और इसको उर्वरता की ही दृष्टि से तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। दोन जो मृदा है इसको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, रखा गया है, जिसमें कि पहला है आपका दोन 1, दोन 2 और दोन 3। ठीक है। दोन भूमि जो कि निम्न भूमि है और ये यहाँ पे हमारे राज्य में धान की खेती इन क्षेत्रों में सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि ये नदी नाले जो तालाब हुआ उनके नज़दीक आसपास पाए जाते हैं और उर्वरता की दृष्टि से इनको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, एक आपका दोन 1, दोन 2 और दोन 3। अब दोन 1 की बात करें तो दोन 1 देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं। दोन 1 ये जल ग्रहण करने की क्षमता और उर्वरता के दृष्टि से सबसे उत्तम मानी जाती है। यानी जो अभी हम लोगों ने देखा दोन 1, दोन 2 और दोन 3, इनमें सबसे ज़्यादा उर्वरता और जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। और कहीं कहीं साल में धान की दो फसलें उगाई जाती हैं। इन पर जो दोन 1 है इसमें दो बार भी धान की खेती उपजाए जाते हैं और यह मुख्य रूप से नदी घाटी और जो नाले होते हैं, तालाब हुआ, उनके समीप यह पट्टी पाई जाती है, मिट्टी जो है वो पाई जाती है। वहीं दोन 1 और दोन 3 की बात करें, जैसे सपोज ये आपका नदी नाले है यहाँ पे बह रहे हैं, इनके आसपास जो है इस क्षेत्र में जो आपका है ये दोन 1 है और इससे दूर में आपका यहाँ पे जो है वो दोन 3 होता है। तो इसके मध्य में जो भूमि पाई जाएगी इसको हम लोग दोन 2 कहेंगे। ठीक है। इसके अपेक्षा दोन 1 की अपेक्षा थोड़ा हल्का जो है वो इसका इस पे जो है उत्पादन कम होता है और उसके बाद इससे दोन 2 की अपेक्षा दोन 3 में हल्का उत्पादन कम होता है। दोन चूंकि उपजाऊ मिट्टी होते हैं लेकिन इनको उपजाऊ की दृष्टि से तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे उत्तम यानी उर्वरता की दृष्टि से उत्तम देखा जाए तो दोन 1 है और दोन 3 थोड़ा सा कम है। तो दोन 2 जो है वो दोन 1 और दोन 3 के बीच में पाई जाती है और ये एक संकीर्ण पट्टी होती है। दोन 3 देखिए यहाँ पे आपको दिए गए हैं। दोन 3 का जो उपयोग है वो जल्दी तैयार होने वाले जो धान होते हैं जिसको गोड़ा धान कहा जाता है, यानी मोटा धान। गोड़ा धान के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। आप लोग सभी जो है वो अधिकांश जो लोग हैं वो आप लोग देहातों से बिलोंग करते हैं, देहात एरिया, गाँव से, और ऐसे शहर में भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोन के बारे में हम बता देते हैं। ये जो आपका गोड़ा धान है, गोड़ा मोटा धान, जिसमें कि आप लोग चूड़ा खाए होंगे, चूड़ा, मुरही, इन सब का जो बनाया जाता है इसी धान का, गोड़ा धान का ही बनाया जाता है। तो ये जो धान है वो आपका दोन 3 में उत्पादित होती है। वहीं आप लोग सोनाचूर का नाम सुने हैं, मंसूरिया का नाम सुने हैं। ये सभी जो अनाजें उत्पन्न होती है वो आपका दोन 1 वाला जो भाग है उस पर उत्पादन इसका किया जाता है। तो ये तो आपका दोन के बारे में हुआ, दोन
3 प्रकार के। अब वो आगे आते हैं हम लोग टाण के बारे में। तो दूसरी जो भूमि थी वो आपकी टाण थी। ये टाण भूमि जो है इसको पुनः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये टाण थोड़ा सा कम उपजाऊ होता है, इस कारण इसमें जो है वैसे ये अनाज उत्पादित किए जाते हैं जिनको उतना ज़्यादा उर्वरता या फिर जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसको जो है वो 3 वर्गों में पुनः विभाजित किया गया है, जो कि उच्च भूमि, वस्तुतः जो है वो ऊंचे स्थानों पर ये मिलते हैं। जैसा कि दोन में हम लोगों ने देखा कि ये नीच भूमि होते हैं। तो इसको टाण 1, टाण 2 और टाण 3 में विभाजित किया गया है। अब टाण 1 जो होता है वो क्या होता है, तो टाण 1 जो अधिवास, जो हमारा आवास होते हैं उसके क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं, जो हम लोगों का घर होता है उसी के आसपास, और यहाँ पे कुआं के द्वारा, ठीक है, कुआं जिससे कि सिंचाई की व्यवस्था किए जाते हैं। तो कुआं द्वारा जो है वो सिंचाई की सहायता से इन क्षेत्रों में विशेषकर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी देखे होंगे कि जब अप्रैल मार्च का महीना आता है तो उस समय कुआं के द्वारा ही जो है वो आसपास जमीन जो होते हैं उन पर सब्जियां उगाई जाती है। तो इसी को टाण 1 के अंतर्गत रखा गया है। वहीं जबकि टाण 2 और टाण 3 का उपयोग जो है वो दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए, जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, और इसमें तिलहन और दलहन भी उत्पादित किए जाते हैं। और ये आदिवास क्षेत्र से सामान्यतः दूर होते हैं। टाण क्षेत्र, ठीक है, घर से थोड़ा दूर होते हैं, उसे टाण कहा जाता है। और ये थोड़ा सा लंबा, बहुत ही बड़े चौड़े होते हैं। तो इन पर जो है वो इसको जोत कर जो है वो दलहन, तिलहन क्षेत्र यानी जो अनाज है उनको बो दिए जाते हैं। तो ये आपका जो भूमि कहलाता है उसको टाण 2 और टाण 3 कहते हैं। इनमें उतना ज़्यादा उर्वरक की भी आवश्यकता नहीं होती और जल का भी जो है वो उतना जितना कि दोन में आवश्यकता होती है उसमें नहीं हो पाती है। तो ये आपका 2 जो भूमि थी टाण और दोन, उनके बारे में चर्चा किए हुए हैं। तो इस तरह से आपको मेंस में हर एक पॉइंट्स को जिक्र करते रहना होगा। और जैसा कि हमने अभी इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें बताएं, उनको भी आपको मेंशन करने हैं। हम तो यहाँ पे कुछ टर्म को जो है आपके साथ लिखे हुए हैं, बाकी तो आपके साथ सभी टॉपिक्स यानी सभी जानकारियाँ हम बोल कर भी आपको साझा कर रहे हैं। अब आगे आते हैं दूसरी विशेषता यहाँ की। तो जैसा कि शुद्ध बोई गई जो भूमि है वो हम लोगों ने अभी देखा कि 23% के आसपास है। एग्जैक्ट आप लोग आंकड़े देख ले, इसे 27.7% है। इसी को अप्रोक्स 23% कहा जाता है, यानी शुद्ध बोई गई भूमि जहाँ पे कि एक ही फसल जो है वो उत्पादित किए जाते हैं एक फसली वर्ष में। परंतु यहाँ पे देखिए 300 मीटर से कम ऊंचाई क्षेत्रों में 30% से अधिक भूमि कृषि के अंतर्गत लगी है। 300 मीटर से कम ऊंचे क्षेत्रों में, जैसा कि आप लोग पाट क्षेत्र पढ़े हुए हैं, तो पाट क्षेत्र थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा है। तो जैसे कि राजमहल का क्षेत्र आप लोग देखे होंगे तो ये 150 से 300 मीटर के आसपास आता है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब हुआ कि 300 मीटर से कम ऊंचे क्षेत्रों में जो है वो 30% से अधिक भूमि कृषि के अंतर्गत लगी हुई है, जबकि 300 मीटर से अधिक ऊंचे वाले क्षेत्रों में 30% से जो है वो कम भूमि कृषि के अंतर्गत लगी हुई है। और कृषि भूमि का अनुपात सबसे अधिक जो है वो तालाब, जलाशय, नदी नालों के समीप है, क्योंकि मुख्य रूप से कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। मानसून, जैसा कि हम लोग के यहाँ जो खेती होती है वो मानसून, आगे की विशेषताओं में हम देखेंगे कि मानसूनी टाइप्स क्या है। और अगर मानसून अच्छा हुआ तो खेती जो है वो सर्वाधिक होते हैं, अच्छे होते हैं। और इसके अलावा बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 12% ही ऐसा क्षेत्र है कृषि योग्य भूमि का जिस पर कि सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ की अधिकांश जो कृषि भूमि है वो आपका तालाब हो गया, नदी नाले, जलाशय, इन सभी क्षेत्रों में ही मिलता है। तीसरी जो विशेषता है क्रियाशील जनसंख्या के बारे में देखते हैं। हमारे यहाँ जो जनसंख्या है, अभी हम लोग आपके साथ चर्चा भी किया कि 82% के आसपास है,
यानी 75% से तो अधिक ही है। तो यहाँ की जो कुल क्रियाशील जनसंख्या उसका 75% से अधिक कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। और वहीं अगर हम लोग स्पेसिफिक जिलों की बात करें तो 3 ऐसे जिले हैं, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा, जहाँ पे कि 80% से अधिक जो लोग हैं वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। 80% आप समझ सकते हैं। वहीं अगर धनबाद, बोकारो जैसे जिलों की बात करें तो इसमें 50% से कम जो है वो क्रियाशील जनसंख्या कृषि भूमि में लगे हुए हैं। चूंकि इन क्षेत्रों में खनन कार्य भी अधिक होते हैं तो उनमें भी यहाँ के लोग लगे हुए हैं। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में जैसे गुमला हो गया, लोहरदगा, सिमडेगा, तो इनमें अधिकांश जो लोग हैं वो किसान ही है। अब इनका पेशा जो है वो किसान है, किसानी करना है। इस कारण यहाँ के 80% लोग जो है वो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो ये तो यहाँ पे क्रियाशील जो जनसंख्या है उनके हिसाब से हुए। बाकी जो और राज्य हैं उनमें एवरेज पाए जाते हैं। और अगला जो है वो खाद्यान्न, अगला जो विशेषता यहाँ पे बता रहे हैं, खाद्यान्न कृषि भूदृश्य में एकाधिकार रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि अभी हम लोगों ने आपके साथ चर्चा किया कि 2 तरह के फसलें यहाँ पे उत्पादित होते हैं, एक खाद्य फसल और दूसरा अखाद्य फसल। तो खाद्य फसल जो है वो आपका 95% यहाँ पे हो रहे हैं। तो इस कारण ये एकाधिकार रख रहा है। खाद्य फसल का उत्पादन सर्वाधिक हो रहा है, जिसमें कि गेहूं, धान, मक्का, इन सभी जो उत्पादित किए जाते हैं। तो इस कारण ये पॉइंट चौथा है कि चौथा जो विशेषता है कि एकाधिकार, यानी खाद्यान्न जो है, यानी खाद्य जो फसलें हैं उसमें झारखंड का एकाधिकार है। अगला है आपका मानसूनी। जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि झारखंड की जो कृषि है वो मानसून के साथ जुए का खेल है। जुए का खेल जिस तरह से, अगर जुए आप खेल रहे हैं तो अगर आपको पत्ते मिल गए तो आप जो है वो माल हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं मिल पाए तो आप कंगाल भी हो जाते हैं। तो वही स्थिति यहाँ पे भी है, झारखंड में भी कृषि कार्य में, कि अगर मानसून समय पर आया और मानसून जो है वो अच्छा हुआ, वर्षा अच्छा हुआ मानसून के थ्रू, तो राज्य के किसानों की चांदी ही चांदी हो जाती है, क्योंकि उत्पादन जो फसल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन वहीं अगर कृषि समय पर नहीं आया और वर्षा, यानी मानसून समय पर नहीं आया और वर्षा जो है वो जितना रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार नहीं हो पाया, सूखा अगर पड़ गया, तो उस केस में जो है वो जो इनके द्वारा पूंजी लगाया गया बीजों को बनाने, यानी बीज खरीदने में या फिर उर्वरक वगैरह में, तो वो भी जो है वो घर से ही नुकसान चला जाता है। साथ ही अपना मजदूरी जो है वो तो जाता ही जाता है। तो इस कारण यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जुए का खेल है मानसून के साथ। और चूंकि यहाँ पे हमने अभी बताया कि 12% के आसपास जो है वो कृषि जो भूमि है उसका पर सिंचाई उपलब्ध है, ठीक है। तो सिंचाई जो उपलब्ध है वो मात्र 12% भूमि पर ही, आप समझ सकते हैं 26% भूभाग पर जो है वो कृषि कार्य किए जाते हैं। और इस कृषि कार्य भूमि में मात्र 12% पर ही हमारे यहाँ कृषि यानी सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। सिंचाई की सुविधाओं में अगर देखा जाए तो कुआं हो गया, नलकूप हो गया, नहर हो गया। नहर बहुत ही कम क्षेत्रों में ये नहर के द्वारा सिंचाई किए जाते हैं, खासकर जो सेभूम क्षेत्र वहाँ पे देखने को मिलते हैं नहर के माध्यम से सिंचाई। तो ये आपका 5वीं विशेष। राज्य में अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा मशीन, क्योंकि आप जान रहे हैं कि द्वितीय हरित क्रांति प्रारंभ हो चुका है। पहला हरित क्रांति 1967 में आया, द्वितीय में और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो मशीन है उनका प्रयोग किया गया। लेकिन अभी भी हमारे राज्य में जो है वो मशीन उच्च डेवलप्ड की किस्म के नहीं है, निम्न स्तर के ही है। और अभी भी जो किसान है गाँव में वो हल बैल के, यानी हल और बैल से ही जुताई कर रहे हैं। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। हाँ, यहाँ तक तो है कि जो बीज है उन्नत किस्म का वो सरकार के द्वारा उन्हें प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा उर्वरक का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो मशीन है जैसे काटने का हो गया, ये ढोने का हो गया, बोने का हो गया, तो इसके लिए प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कुछ जो बड़े किसान हैं वो ट्रैक्टर, विद्युत पंप सेट, शक्ति चालित जुताई, ये सभी जो है वो प्रयोग कर रहे हैं अभी भी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका कारण बहुत सारे हैं, आगे भी हम बताएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये सिर्फ जान लें
कि इसका कारण ये है कि मशीनीकरण, यानी मशीन अगर लेते हैं तो एक बड़े एरिया है, एक बड़े भूखंड को ये समाहित करता है, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं उनके पास छोटी जोतें उपलब्ध हैं। एक जोत यहाँ पे है, यानी एक खेत यहाँ पे है तो दूसरा खेत जो है वो कुछ दूर में है, तीसरा खेत और कहीं है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, इस कारण ये जो है वो इसका उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ है कि निम्न स्तर यहाँ पे मशीनीकरण का भी है। अगला जो है वो आपका बारी भूमि में कुआं, यानी जो टाण की बात की है हम लोग, टाण हो गया, तो यहाँ पे कुआं सिंचाई का मुख्य साधन है, जबकि अन्य क्षेत्रों में तालाब और अन्य माध्यमों से सिंचाई की जाती है। कुछ अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो नहर सिंचाई यहाँ पे अनुपलब्ध है, यानी नहर उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो, चूँकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो उबड़ खाबड़ है। अगर सिंहभूम की बात किया जाए तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, जो कि स्वर्ण रेखा नदी बहती है, तो उसमें कुछ नहरें निकाली गई है जो कि पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र को जो है वो सिंचित किया जाता है। तो इस सब से जो है हमारे यहाँ सिंचाई किए जाते हैं। अगला जो है आपका विशेषता है वो पशुपालन के लिए झारखंड में अनुकूल दशाएं मिलती है। राज्य में पशुपालन का जो है वो अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इन्वायरमेंट्स है, वो पशु के पालने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत यहाँ पे पशुपालन सर्वाधिक मात्रा में किए भी जाते हैं और सरकार के द्वारा भी बहुत सारे योजनाएं लाकर जो है वो पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारे राज्य में बकरी तथा सुअर पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, दूध उत्पादन का भी विकास काफ़ी हो रहा है। और हाल के दिनों में तो दूध और जो मुर्गी है पालन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला है। और जैसा कि हम मांस और अंडा के उत्पादन में जो है वो आत्मनिर्भर है। ठीक है, झारखंड जो है वो मांस और अंडा के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। दूध के उत्पादन में यहाँ पे जो है वो अगर मान लीजिए कि 40% ही, यानी 40 to 60% ही दूध का उत्पादन हो पा रहा है, जितना हमें रिक्वायरमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। फिर भी दूध के उत्पादन में जो है वो अहम कार्य किए जा रहे हैं और यहाँ पे आने वाले दिनों में जो है वो दूध उत्पादन में भी हम बहुत जल्द जो है वो आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। तो ये आपका यहाँ पे विशेषताएं थी कि पशुपालन के लिए झारखंड में अनुकूल दशाएं हैं। तो ये आपका कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो अब तक जो है वो हम लोग इस सेशंस में जो देखें झारखंड की कृषि व्यवस्था के अंतर्गत, वह एक तो भूमिका परिचय देखिए राज्य की, और इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज के भी क्वेश्चंस आपको बनेंगे। हम आगे के सेशंस में आपके साथ एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ मेंस के लिए तैयारी किस तरह से करनी हो तो इसी पैटर्न पे जैसा कि हम अभी बताए हैं, और लास्ट में आपको आंसर राइटिंग करने की हम टेक्निक बताएंगे किस तरह से आपको करने हैं। तो ये आपका 3-4 सेक्शंस में, यानी 3-4 पार्ट्स में जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशंस में हम आपको इतना ही बताते हैं, और अगले सेशंस में जो है वो कृषि के अंतर्गत फसलें, मौसमी फसलें के बारे में बताएंगे कि हमारे राज्य में किस तरह से है, केंद्र सरकार कौन से किस तरह की फसलें को अडॉप्ट करता है। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका चर्चा हम आपके साथ यहाँ पे अगले सेशंस में करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस प्लेटफॉर्म को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें लक्ष्य पीएससी एकेडमी से, और साथ ही हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ने के लिए आप हाय लक्ष्य पीएससी एकेडमी लिखकर आप इस पर मेल करें, जिससे कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें इसका। और साथ ही हमें अनअकैडमी पर भी आप फॉलो कर लें अमरजीत प्रसाद से, और इस चैनल्स को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।